Welcome back students to part 3 molecular basis of inheritance. So in this part we will be studying about DNA replication and the molecular process or the central dogma and the experimental proof for the semi-conservative mode of DNA replication. सो व्हाट इज़ सेंट्रल डॉगमा? सेंट्रल डॉगमा जो है ये मॉलिक्यूलर बेसिस में ये जो वर्ड है इट वाज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक. सो व्हाट एग्जैक्टली इज सेंट्रल डॉगमा? सेंट्रल डॉगमा आखिर क्या होता है? तो सेंट्रल डॉगमा को किसने प्रपोज किया? सेंट्रल डॉगमा को प्रपोज किया फ्रांसिस क्रिक ने. तो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो कि डीएनए से स्टार्ट होती है और डीएनए का पहले होता है रेप्लिकेशन, फिर डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, और फिर मैसेंजर आरएनए से बनता है प्रोटीन बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसलेशन. This whole molecular process in molecular biology it is called as central dogma. तो central dogma क्या हो गया? The genetic information flows from DNA which undergoes replication to the messenger RNA through the process of transcription and finally reach to the proteins through the process called as translation. कुछ नहीं है इस डेफिनेशन में, सीधे क्या है, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन उसको हम कहेंगे डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन उसको हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन. ये जो पूरी प्रोसेस है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की इसको कहा जाता है सेंट्रल डॉगमा. तो दिस इज़ द मॉलिक्यूलर प्रोसेस. आप देख सकते हैं ये डीएनए है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है. डीएनए का रेप्लिकेशन मतलब कि डीएनए से डीएनए की कॉपिंग, फिर डीएनए से जब बनता है मैसेंजर आरएनए, ये बन गया मैसेंजर आरएनए, ये डीएनए है, डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए, उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, मतलब कि डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस, इट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. और फिर इस आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है. तो आरएनए से या मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस इट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसलेशन. सो ट्रांसलेशन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस. और ट्रांसक्रिप्शन क्या है? आरएनए सिंथेसिस. और रेप्लिकेशन क्या है? डीएनए से डीएनए का डुप्लीकेशन. दिस इज़ कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर प्रोसेस. Now let us start with DNA replication. So while preparing या proposing the double helical structure of DNA, Watson and Crick had immediately proposed a scheme for replication of DNA to quote their original statement. इन्होंने क्या यहाँ पर सीधे के सीधे बताया कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल जो है ये इट इज़ नॉट एस्केप्ड, इसको एस्केप नहीं किया जा सकता उसकी कॉपिंग मैकेनिज़्म के बिना. तो वॉटसन और क्रीक ने क्या किया, जब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बताया उसके साथ ही उन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन की स्कीम जो है वो भी बता दी इन 1953. और द स्कीम सजेस्टेड दैट द टू स्ट्रैंड्स वुड सेपरेट एंड एक्ट एज अ टेम्पलेट. यहाँ देखिए ये क्या बोल रहा है कि वॉटसन और क्रीक ने क्या बताया कि इस स्कीम के हिसाब से क्या था कि जो डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड है, ये देखिए दिस आर द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, जो दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए ये यहाँ पर इकट्ठी है, फिर क्या करती है ये सेपरेट होती है. इस तरीके से ये सेपरेट हो गई. और हर जो एक एक स्ट्रैंड है, ये जो एक एक स्ट्रैंड है, ईच स्ट्रैंड इट एक्ट्स एज अ टेम्पलेट, टेम्पलेट की तरह वर्क करती है जिससे कि नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है. ये देखिए ये एक पेरेंटल स्ट्रैंड है और इससे नए का फॉर्मेशन हुआ है. ये नई स्ट्रैंड का फॉर्मेशन पेरेंटल स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री हुआ है. ठीक है, तो दिस प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन. अब जो डीएनए रेप्लिकेशन इट अकर्स ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल. कब होता है डीएनए रेप्लिकेशन? ये एक डीएनए की सेल्फ डुप्लीकेशन की प्रोसेस होती है.
or all the living beings, they have the capacity to reproduce because of this characteristic of DNA only. And DNA replication, it takes place in the S phase of the cell cycle. कब होता है DNA replication? देखिए DNA अपने ही जैसे और DNA कब बनाता है, हमने सेल साइकिल पढ़ा है लास्ट ईयर। तो S फेज के दौरान जो है, सेल साइकिल के S फेज के दौरान DNA replication it takes place. At the time of cell division, it divides into equal parts of the daughter cell. तो सेल डिवीज़न के समय क्या होता है, ये 2 इक्वल डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर देता है और उसमें इक्वल नंबर ऑफ डीएनए जो है वो पहुंचते हैं. ओके, सो डीएनए रेप्लिकेशन इट अकर्स ड्यूरिंग द एस फेज of the cell cycle. Since the two daughter molecules they are formed from a parent molecule. अब देखिए, ये डॉटर मॉलिक्यूल, ये एक डॉटर मॉलिक्यूल, ये दूसरा डॉटर मॉलिक्यूल. सो जो डॉटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम अ पेरेंट मॉलिक्यूल. ठीक है, ये पेरेंट मॉलिक्यूल है, उससे जो है डॉटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है. इसीलिए जो डॉटर मॉलिक्यूल होते हैं वो अपने पेरेंट स्ट्रैंड के बिल्कुल कॉपी या आइडेंटिकल या रेप्लिका होते हैं. इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन. क्योंकि डीएनए क्या करता है, यहाँ अपने ही जैसे सेम डुप्लीकेट डीएनए का फॉर्मेशन करता है. राइट. देन वॉटसन एंड क्रीक जो थे, दे had proposed elegantly very simple mechanism for DNA. एंड इनके हिसाब से क्या था कि जो दोनों स्ट्रैंड्स जो होती हैं डीएनए की, ये सेपरेट होती हैं. ये देख सकते हैं आप, ये दोनों डीएनए की स्ट्रैंड जो हैं ये सेपरेट होती हैं और हर एक सिंगल स्ट्रैंड ये टेम्पलेट की तरह वर्क करके नई स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है. So semi-conservative mode of DNA replication, it was first proposed by Watson and Crick, and later on it was experimentally proved by Michelson and Stahl. इसको फिर experimentally prove भी कराया गया एशेरेशिया कोलाई पे, किसके द्वारा, Michelson और Stahl के द्वारा in 1958. एंड टेलर ने इन विसिया फाबा में इसको प्रूव किया था. टू प्रूव दिस मैटर, टेलर यूज रेडियो ट्रेसर टेक्निक इन विच रेडियो आइसोटोप्स जो थे वेयर यूज्ड. मेसल्सन और स्टाल ने भी क्या किया था, उन्होंने हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन के यूज़ किए थे. तो हमारे जो सिलेबस में इट इज़ द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेसल्सन एंड स्टाल टू प्रूव द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. तो इस तरीके का जो रेप्लिकेशन होता है इसको हम सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, जिसमें कि जो 2 नई स्ट्रैंड्स बनती हैं उसमें एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंटल होती है और जो दूसरी होती है वो नई फॉर्मेशन होती है. ओके, तो दिस इज़ कॉल्ड एज सेमी कंजर्व, क्योंकि हम कंजर्व कर रहे हैं सेमी यानी कि आधा. आधा जो डीएनए का स्ट्रैंड पेरेंटल होता है और आधा जो है वो नया होता है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन. द बेसिस इन द ओल्ड स्ट्रैंड वुड ऑटोमेटिकली, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि समझिए कि ये पेरेंटल स्ट्रैंड है. ओके, अब इस पेरेंटल स्ट्रैंड में जो नाइट्रोजन बेसिस लगे हुए हैं यही डिसाइड करेंगे कि जो नई स्ट्रैंड है, जो कि नई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगी, उसका नाइट्रोजन बेस कौन सा होगा. दस द 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स दे आर आइडेंटिकल टू देमसेल्व्स, यानी कि जो 2 नए डीएनए मॉलिक्यूल बनेंगे ये अपने पेरेंट के और खुद के आइडेंटिकल होते हैं. जैसे ये जो है, ये जो नया बना ये इसके आइडेंटिकल भी होंगे और इसके आइडेंटिकल भी होंगे. गॉट इट. And in each of a daughter DNA molecule, one strand it is derived from the parent while the other strand it is newly synthesized. इसमें क्या हो गया, ये जो नई डीएनए की डॉटर मॉलिक्यूल्स बनती है उसमें जो एक स्ट्रैंड होती है ये पेरेंट से डिराइव होती है और दूसरी जो है वो नई बनती है या इट इज़ न्यूली सिंथेसाइज्ड. सो दिस टाइप ऑफ रेप्लिकेशन where one of the parental strand it is conserved in the daughter molecule, it is called as semi-conservative replication.
नाउ कम्स द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। अब इसका जो है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के बारे में हम देखेंगे, विच वॉज गिवन बाय मैथ्यू मेसलसन एंड फ्रैंकलिन स्टाल एंड दे परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इन 1958। अब इन्होंने क्या किया कि दे ग्रीव एस्चेरेशिया कोलाई इन अ मीडियम कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड। ओके, यहाँ पर मैं आपको इसके डायग्राम के साथ इसको बताती हूँ, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। व्हाट दे डिड ओवर हियर कि दे ग्रीव एस्चेरेशिया कोलाई इन अ मीडियम कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड। इन्होंने क्या किया, पहले हम यहाँ पर एक देखते हैं कि एस्चेरेशिया कोलाई को ग्रो कर रहे हैं, किस में ग्रो कर रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl में। अब यहाँ पर जो NH4Cl है उसमें जो नाइट्रोजन लिया गया है, नाइट्रोजन इट इज़ द हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, ओके, दैट इज़ N15। N15 जो है इट इज़ द हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। उस मीडियम में हम क्या कर रहे हैं, एस्चेरेशिया कोलाई को ग्रो कर रहे हैं। एज द ओनली सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर मैनी जनरेशन, यही जो अमोनियम क्लोराइड है N15 हैवी आइसोटोप वाला, ये सारी जनरेशन के लिए नाइट्रोजन का सोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, N15 जो है सारे जो नाइट्रोजन बेसिस नए बनेंगे, जो एस्चेरेशिया कोलाई में जो नए DNA का फॉर्मेशन होगा, उन सब में क्या होगा, N15 जो है वो इनकॉर्पोरेटेड हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप जो है वो जितने भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे उन सब में N15 जो है वो इनकॉर्पोरेटेड हो जाएगा। एंड दिस हैवी DNA मॉलिक्यूल could be distinguished from the normal DNA by centrifugation in cesium chloride density gradient. प्लीज़ नोट दैट N15 जो है इट इज़ नॉट अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप एंड इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम N14 ओनली बेस्ड ऑन द डेंसिटी। अब ये N15 क्या है, हैवी आइसोटोप है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है, इसीलिए इसको हम डेंसिटी के हिसाब से ही सेपरेट कर सकते हैं। किसके कंपैरिजन से, N14 जो कि नॉर्मल वाला नाइट्रोजन होता है, वो कैसा होता है, इट इज़ N14। तो N15 वाला क्या है, वो हैवी है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये नॉर्मल सीजियम क्लोराइड, देखिए अब यहाँ पर ये वर्ड आपको याद करना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे, हैवी DNA मॉलिक्यूल को नॉर्मल लाइट DNA मॉलिक्यूल से हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से हम इसको, अब ये सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या है, इन अ सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, हम यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या यूज़ कर रहे हैं, सीजियम क्लोराइड, जिसके के कारण क्या होगा, N15 जो है वो सेपरेट हो जाएगा N14 से, विच इज़ बेस्ड ऑन द डेंसिटीज़। देन दे ट्रांसफ़र द सेल्स इनटू द मीडियम। अब देखिए, अब यहाँ पर ये हमारे पास पूरा का पूरा N15 वाला जो है हैवी DNA हमको मिल गया। तो यहाँ हमको हैवी DNA प्राप्त करने के लिए व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ग्रोइंग एस्चेरेशिया कोलाई इन अ मीडियम which is containing ammonium chloride, which is having the heavy isotope that is of nitrogen, that is N15. And as nitrogen for many generation, this nitrogen source of heavy isotope is only present, that is why this N15 it will get incorporated in all the newly synthesized DNA as well as other nitrogen containing compounds। तो जितने भी nitrogen containing compounds होंगे, DNA होगा, उन सब में क्या होगा, ये N15 जो है वो इनकॉर्पोरेटेड हो जाएगा। अब हम हैवी DNA को हमको सेपरेट करना है, तो हैवी DNA को सेपरेट करने के लिए जो मेथड है, इट इज़ द सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड इन अ सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। यहाँ पर हम सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में क्या करेंगे, N15 वाले जो है आइसोटोप को सेपरेट कर लेंगे, किससे, N14 से। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया N15 वाला। अब इसको हम वापस से ग्रो करेंगे। अब देखिए N15 ये भारी होने के कारण, ये सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में सेंट्रीफ्यूगेशन करा रहे हैं, तो N15 भारी होने के कारण ये पूरे के पूरे नीचे आ जाते हैं। ओके, अब हम वापस से इस N15 वाले को ग्रो करते हैं
N14। ठीक है, अब ऐसा मीडियम ले रहे हैं जिसमें कि नॉर्मल नाइट्रोजन दैट इज़ N14 NH4Cl वाला हम यूज़ कर रहे हैं, एंड टुक द सैम्पल्स एट वेरियस डेफिनेट टाइम इंटरवल्स एज द सेल्स मल्टीप्लाइड। तो एक जो एशेरेशिया कोलाई है ये 20 मिनट में जो है वो मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, ई कोलाई इट डिवाइड्स इन 20 मिनट्स। और तो हम देखते हैं कि हर बार हम सैंपल लेंगे, एक बार 20 मिनट्स में लेंगे, एक बार 40 मिनट्स में क्या करेंगे, हम इसके सैंपल्स लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा हैवी वाला है। ठीक है, ये हैवी वाले में क्या है, दिस इज एक्सक्यूज मी, तो ये देखिए इस तरीके से ये N15 वाला जो था इसको हम क्या करेंगे, वापस से N14 वाले में ग्रो करेंगे, और फिर इसके बाद 20 मिनट्स के बाद इसका जो है हम सैंपल लेते हैं। और तो जो एक्सट्रैक्टेड द DNA एंड दैट रिमेन्ड एज डबल स्टैंडर्ड हेलाइसिस एंड द वेरियस सैंपल्स वेर सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली ऑन सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट टू मेजर द डेंसिटीज ऑफ द DNA। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दस द DNA दैट वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर one generation after the transfer from N15 to N14 medium that is after 20 minutes, यानी कि जो पहला सैंपल हमने N15 से उसको हमने N14 में ट्रांसफ़र किया तो 20 मिनट्स के बाद हमारा एशेरेशिया कोलाई जो है वो डिवाइड होता है। ठीक है, सो व्हाट हैपन्स, दस द DNA दैट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर आफ्टर वन जनरेशन that is after 20 minutes had a hybrid or the intermediate density, यानी कि जितने भी हमको यहाँ पर DNA मिलेंगे वो सब कैसे होंगे, वो इंटरमीडिएट डेंसिटी वाले होंगे। ये देखिए यहाँ पर ये सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज हाइब्रिड, क्योंकि इसमें क्या है, एक जो स्ट्रैंड है वो N14 है और दूसरी स्ट्रैंड जो है वो N15 है। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा का पूरा N15 वाला था, इसको जब हमने ग्रो किया तो नया स्ट्रैंड जो है वो N14 वाला बनाएगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपका 20 मिनट्स में जो है आपको हाइब्रिड, पूरे के पूरे हाइब्रिड मिलते हैं। ठीक है, देन व्हाट दे आर सेइंग कि DNA एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर आफ्टर अनदर जनरेशन। ठीक है, अब अगली जनरेशन में आए इसके बाद, दैट इज़ आफ्टर 40 मिनट्स, हमने इसको भी N14 में ही ग्रो करा रहे हैं, दैट इज़ द सेकेंड जनरेशन। तो हमको फर्स्ट जनरेशन मिलती है 20 मिनट्स में, सेकेंड जनरेशन हमको मिल रही है आफ्टर 40 मिनट्स। दैट वॉज composed ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ हाइब्रिड DNA एंड द लाइट DNA। अब यहाँ पर लाइट यानी कि N14 वाले भी दो और N15 और N15 और N14 वाले जो हैं हाइब्रिड DNA जिसको हम बोल रहे हैं वो भी दो मिलेंगे, और लाइट DNA जो हैं वो भी दो मिलते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हाइब्रिड वाला है तो ये सेंटर में है, और ये लाइट वाला जो है ये ऊपर है। ओके, इस तरीके से वी गेट आफ्टर 40 मिनट्स बोथ द केसेस, दैट इज़ द लाइट एंड द हाइब्रिड DNA बोथ। यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर देखिए आप सेंट्रीफ्यूगेशन, पहले ये N15 में हमने उसको ग्रो किया है तो पूरे के पूरे N15 के आके हमको हैवी नाइट्रोजन वाले जो है हैवी DNA मिल गए। ये हमारे पास आ गया N15 वाले, देखिए डार्क कलर का, हम इसको हैवी आइसोटोप बोल रहे हैं। फिर उसके बाद हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया N14 में। दिस डायग्राम इज़ ऑल्सो मोर क्लियर। N14 में हमने इसको ग्रो किया, फिर उसके बाद एक जनरेशन के बाद फिर जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज़ कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, हाइब्रिड DNA मिल रहा है। ये देखिए सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है हाइब्रिड DNA। इस हाइब्रिड DNA में क्या है, एक स्ट्रैंड जो है N14 है और एक स्ट्रैंड जो है वो पैरेंटल, दैट इज़ ये वाली जो है N15 वाली यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर उसके बाद हम इसको और आगे N14 में ही ग्रो किया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं वापस से जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं कि ये वाली चीज़ है हमारी 20 मिनट्स में, ये वाली चीज़ है हमारी 40 मिनट्स में। यहाँ पर क्या हो रहा है आपको, यहाँ पर वी गेट बोथ केसेस, दैट इज़ 2 लाइट चेन एंड 2 hybrids. Okay, so this was Michelson-Stahl's experiment. So thus the DNA that was extracted from the culture of one generation after the transfer from
nitrogen to 14 isotope nitrogen medium, that is after 20 minutes E. coli divides in 20 minutes had a hybrid or intermediate density. So DNA extracted from the culture after another generation, that is after 40 minutes, was composed of equal amounts of hybrid DNA and the normal DNA. देखिए याद रखिए, इस पे क्वेश्चंस जो हैं नीट में पूछे जाते हैं कि इतना ग्रो किया तो इतने जनरेशन के बाद हमको किस तरीके का कॉम्बिनेशन जो है वो मिलेगा. तो यू गेट दिस कॉन्सेप्ट कि पहली जनरेशन जो है हमको 20 मिनट्स में मिल रही है और जिसमें कि पूरे के पूरे हाइब्रिड है, और सेकेंड जनरेशन हमको 40 मिनट्स में मिल रही है जिसमें इक्वल अमाउंट्स में हाइब्रिड और नॉर्मल जो है वो मिलेगा. Now let us start with the process of DNA replication, that is the mechanism of the DNA replication. So replication of the DNA, it is a process and involves the participation of a number of enzymes and other protein factors which are described below. अभी हम नीचे यहाँ पर देखेंगे कुछ प्रोटीन फैक्टर्स और बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो इस DNA रेप्लिकेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं. So the enzymes which are involved in the DNA replication, the very first enzyme that is called as the helicases enzyme. कौन सा एंजाइम है? helicases enzyme. हेलिक्स से हम ये हेलिकेजेस वर्ड आया है क्योंकि ये क्या करेगा, जो DNA का हेलिक्स है, ये हेलिक्स है DNA का, इस हेलिक्स को, ठीक है, इस हेलिक्स को क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा. अब ये हेलिक्स किसके कारण बंधे हुए थे? बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जो थे ये दोनों हेलिक्स बंधे हुए थे. सो यहाँ पर एंजाइम कौन सा लग रहा है? हेलिकेजेस एंजाइम. और ये हेलिकेजेस एंजाइम व्हाट इट विल डू, इट विल ब्रेक डाउन द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स, और दोनों स्ट्रैंड्स को क्या कर देगा, ये अनवाइंड कर देगा, खोल देगा. तो इस तरीके से पहली स्टेप में क्या हो रहा है, अनजिपिंग या अनवाइंडिंग हो रही है. सो हियर द सेपरेशन ऑफ द टू चेन्स ऑफ द DNA, इट इज टर्म्ड एज अनजिपिंग एंड इट टेक्स प्लेस ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. द प्रोसेस ऑफ अनजिपिंग इट स्टार्ट्स एट, अभी ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो अनजिपिंग की प्रोसेस है कहीं भी स्टार्ट नहीं हो जाएगी. ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जिसको कि हम इनिशिएशन पॉइंट या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं. उन्हीं स्पेसिफिक पॉइंट्स में क्या होगा, ये अनजिपिंग की प्रोसेस होगी. द प्रोकैरियोट्स देयर अकर्स ओनली वन ओरिजिन. अब प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उसमें ओराई या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सिर्फ एक ही होता है, लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन जो है एक से ज़्यादा होता है. दैट इज़ अनजिपिंग जो है सिर्फ एक ही पॉइंट से स्टार्ट नहीं होगी, एक साथ कई पॉइंट में ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन होने के कारण कई पॉइंट्स में ये जो है अनजिपिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी. सो एट द प्लेस ऑफ द ओरिजिन द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल. अब यहाँ पर जिस ओराई वाली जगह पर या जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली जो जगह है वहाँ पर कुछ एंजाइम्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनजिपिंग और द ब्रेकिंग ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड. और ये जो एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट है या जो रिस्पॉन्सिबल है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली जगह पर, इस एंजाइम को हम कहते हैं हेलिकेज एंजाइम. Okay, it is called as the helicase enzyme. And in the process of unzipping कुछ मैग्नीशियम आयंस जो हैं ये भी कोफैक्टर की तरह एंजाइम के साथ हेल्प करते हैं. ओके, देन द नेक्स्ट वन इज़ द टोपोआइसोमरेजेस. टोपोआइसोमरेजेस जो है इन प्रोकैरियोट्स ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड एज DNA गायरेज. ठीक है, इस एंजाइम को हम DNA गायरेजेस एंजाइम भी कहते हैं. एंड ये क्या करता है, ये DNA गायरेजेस एंजाइम या टोपोआइसोमरेज एंजाइम, इट रिलीजेस द टेंशन अराइजेस ड्यू टू सुपर कॉइलिंग. जो DNA पूरी तरीके से सुपर कॉइलिंग स्टेट में रहता है उसको ये रिलीज़ करने का काम करता है. यानी कि समझिए कि पूरे के पूरे इकट्ठे धागे से गुच्छे में पड़े हैं, उसको डिसएंटेंगल करना या उसको रिलैक्स करने का जो काम है ये टोपोआइसोमरेजेस का होता है. सो दे कैटलाइज द ब्रेकिंग एंड द रीसीलिंग ऑफ one of the strand of the DNA and thereby they relax and disentangle the DNA coils and the supercoils. जो DNA के coils और supercoils होते हैं उनको सुलझाने का काम किसका होता है, टोपोआइसोमरेजेस एंजाइम का. Then comes single stranded binding proteins और SSBs भी इनको कहते हैं.
अब ये क्या करते हैं, दे प्रिवेंट्स द रिफॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जिन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हेलिकेज एंजाइम ने ब्रेक किया है वो वापस से न जुड़ जाएं, वो बॉन्ड्स वापस न बन जाएं, तो उसको रोकने का काम किसका है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन या SSBs का होता है। ओके, then next enzyme is DNA polymerases enzyme। अब DNA पॉलीमरेजेस एंजाइम क्या कर रहा है, यही मेन रेप्लिकेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि DNA से DNA का ही फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब DNA से DNA का फॉर्मेशन होता है, तो जो एंजाइम दैट इज़ यूज्ड ओवर हियर, या वी कैन सी द पॉलीमरेज एंजाइम विच इज़ यूज्ड ओवर हियर, दैट इज़ DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। तो एंजाइम कौन सा लग रहा है, DNA पे डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एंजाइम, यानी कि DNA पे डिपेंड होकर ही नए DNA का फॉर्मेशन होगा। दैट इज़ वाई दिस एंजाइम इट इज़ कॉल्ड एज DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। और हमेशा याद रखिएगा ये चीज़ कि जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है इट ऑलवेज फंक्शन इन द 5'3' डायरेक्शन। कि ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है ये हमेशा 5'3' डायरेक्शन में ही फंक्शन करता है। इट ऑल्सो डज द प्रूफ रीडिंग, ये प्रूफ रीडिंग की तरह भी रहता है, बाय द रिमूवल ऑफ एनी रॉन्ग बेस एडेड एट द 3' एंड। ठीक है, ये वर्क कर रहा है 5'3' एंड पे। तो 3' एंड यानी कि OH एंड की तरफ अगर कोई भी गलत बेस अगर जुड़ा है तो उसको रिमूव करना और उस जगह की प्रूफ रीडिंग करने का काम जो है वो भी DNA पॉलीमरेज का ही होता है। देन द नेक्स्ट एंजाइम दैट इज द प्राइमेजेस एंजाइम। सो प्राइमेजेस क्या है, कोई भी जो चेन है उसको हमको स्टार्ट करना है तो उसके लिए कोई स्पेशल टाइप के RNA की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो ये स्पेशल टाइप के, सो टू स्टार्ट द सिंथेसिस ऑफ अ न्यू चेन स्पेशल टाइप ऑफ RNA इट इज़ रिक्वायर्ड विच इज़ टर्म्ड एज RNA प्राइमर। In the formation of the RNA primer, it is catalyzed by the enzyme RNA polymerase या प्राइमेज एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पर कोई जब नई चेन का सिंथेसिस होता है तो स्पेशल टाइप के जो RNA हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। और ये जो स्पेशल टाइप के RNA हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम RNA प्राइमर्स कहते हैं। और ये RNA प्राइमर्स कैसे बनते हैं, ये RNA प्राइमर्स जो बनते हैं ये बनते हैं एक एंजाइम जिसको कि हम कहते हैं RNA पॉलीमरेज या प्राइमेज एंजाइम, उसकी हेल्प से ये RNA प्राइमर का फॉर्मेशन होता है। तो सिंथेसिस ऑफ द RNA प्राइमर, ये RNA प्राइमर जो है चूँकि पॉलीमरेज एंजाइम है 5'3' डायरेक्शन में ही वर्क करेगा, तो RNA प्राइमर का सिंथेसिस जो है इट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द 5'3' डायरेक्शन ओनली। ठीक है, तो RNA प्राइमर्स जो हैं ये भी क्या करेंगे 5'3' डायरेक्शन में ही वर्क करेंगे। सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू चेन दिस RNA इज़ रिमूव। जैसे ही नई चेन बनेगी ये जो RNA प्राइमर और RNA पॉलीमरेज हैं ये निकल जाते हैं। सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू चेन न्यूक्लियोटाइड्स, अब नई चेन बनने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स लगेंगे और ये न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ से आएंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म से ही आते हैं। तो यहाँ पर अभी हम सिर्फ एंजाइम्स की बात कर रहे हैं, तो ये है प्राइमेजेस एंजाइम। तो प्राइमेजेस एंजाइम क्या है, ये एक तरह का RNA पॉलीमरेज एंजाइम है जो क्या करता है, प्राइमर्स बनाना का काम करता है। और प्राइमर्स क्या है, प्राइमर्स जो हैं ये RNA के छोटे छोटे से पीसेस या टुकड़े होते हैं ऑन टू विच द न्यूक्लियोटाइड्स दे आर एडेड ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन। इसी से आकर क्या होते हैं, पॉलीमराइजेशन के समय नए न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं, दैट इज़ नए DNA स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन होता है। अब आया DNA लाइगेजेस। अब DNA लाइगेजेस जो है इसको हम मॉलिक्यूलर ग्लू वर्ड जो है इसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो दीज आर द एंजाइम्स विच कैटेलाइजेज द जॉइनिंग ऑफ द शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ द DNA। जो छोटे छोटे स्ट्रेचेस DNA के बनते हैं उन छोटे छोटे DNA को जोड़ने का काम जो है कैसे जुड़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेंगे। कैसे, कौन से बॉन्ड लगेगा यहाँ पर, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, क्योंकि जो शुगर है
उसका फॉस्फेट ग्रुप के साथ जो बॉन्डिंग होती है, इट इज़ कॉल्ड एज द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन द OH ग्रुप ऑफ द थर्ड कार्बन एंड फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द फिफ्थ कार्बन। ये हमको मालूम है 3' एंड पे OH ग्रुप होता है, 5' एंड पे आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो इसके सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में जुड़ेंगे, छोटे छोटे जो स्ट्रेचेस DNA के बने हैं न्यूक्लियोटाइड्स की हेल्प से, तो इन सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर ही एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। तो इनको जोड़ने का काम किसका होता है? DNA लाइगेजेस। तो हमने यहाँ पर देख लिया डिफरेंट एंजाइम्स विच आर हेल्पफुल इन द मैकेनिज्म ऑफ DNA replication, and in the other part we will see the मैकेनिज़्म ऑफ DNA रेप्लिकेशन, या प्रॉपरली जो किस तरीके से सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, so thank you so much students for watching this video. Hope you all might have understood this.